सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। कराची में रेंजर्स के कैंप पर कलअदम जमात अल अहरार का हमला। बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए अहाते में। रेंजर्स के अहलकार हैं ये शहीद हुए हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर महरंग बलोच को जो उम्र कैद की सजा दी, ये शायद उसके जवाब में ये हमला किया है। इस वक्त काफी ज्यादा एक टेंस सिचुएशन जो है वो चल रही है और कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अंदर तक कैसे पहुंचे और ये लोग रेंजर्स हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे। आज रेंजर्स एहलकारों पर होने वाले हमले की वीडियोस, तफसीलात और तज्जिए सोशल मीडिया पर लम्हा बलम्हा शेयर किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी धारे का मीडिया इस पर खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। पता लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना लाचार और कितना बेबस है कि एक इतनी बड़ी खबर जिसको सारी दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान के शहर कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है जिसमें अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की, 8 लोगों की जाने का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस खबर को दिखाने में नाकाम रह रहा है। बड़ी खबर है, मैं वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जियो टीवी पर पाबंदी लगा दी गई है 15 दिनों के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। जलजले के झटके मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। तो अब हमले जो है ये कराची पहुंच चुके हैं। रेंजर बनाया गया है। एक तवील अरसे बाद कराची में बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। इस हमले की सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसमें कितना जानी नुकसान हुआ है, दहशतगर्द कितने मारे गए हैं और इसमें रेंजर्स का कितना नुकसान हुआ है, तादाद शहीदों की और उनकी शनाख्त सामने आ चुकी है। 29 जून 2020 को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द तंजीम BLA ने हमला किया था और इतने तवील अरसे बाद फिर हमने देखा कि फरवरी 2023 में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था कराची के अंदर। कराची में आपको पता है कि यहाँ पे अलकायदा की मौजूदगी रही है, यहाँ पे कलअदम TTP की मौजूदगी रही है। TTP ने यहाँ पे हमले किए हैं और बलूचिस्तान में सरगर्म BLA ने भी यहाँ पे हमले किए हैं। यहाँ पे चाइनीज़ को भी, गैर मुल्कियों को भी निशाना बनाया गया है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। आज का जो वाक़या है यानी 27 जून का, ये 8:10 पर एक धमाका सुना जाता है। फिर तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो जाते हैं, तमाम जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जो तिब्बी मराकज़ हैं, ये अलर्ट हो जाते हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और चिपा और ईदी एम्बुलेंसेस जो हैं ये भी इस धमाके की जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि फौरी तौर पर ये रिस्पांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें फिर इतला आती है कि जनाब कराची में गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है, ब्लॉक 6, यहाँ पे रेंजर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इतला ये आई कि एक बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई इतला ये आई कि एक दस्ती बम पहले फेंका गया, रास्ता बनाया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए अहाते में। इस वक्त काफी ज्यादा एक टेंस सिचुएशन जो है वो चल रही है और कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अंदर तक कैसे पहुंचे और ये लोग रेंजर्स हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे। तो जी बात सारी ये है कि रेंजर्स हेडक्वार्टर तक तो अब मेरा ख्याल है कि कोई खास मुश्किल काम नहीं रह गया। जब से आपने देखा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे KP के हो या कहीं और, अगर आप देखें कि इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं तो ये जो अटैक करने वाले होते हैं ये कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर पहुंच ही जाते हैं और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ है और एकदम से रात में सब तरफ से फोन कॉल्स भी आना शुरू हो गई, बातचीत भी लोगों ने करनी शुरू कर दी और पूछा जाने लगा कि क्या हुआ है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और जहां तक अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी तक इस खबर को नहीं बताया गया है। इस खबर के बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो कह लीजिए कि अल जजीरा हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे वो और किसी कंट्री का मीडिया हो, वहां से ये न्यूज आपको जो है वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल होगी या आपको सोशल मीडिया पर भी ये खबर मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमेशा से एक तरीका रहा है पाकिस्तान का कि काफी देर तक ये खबर नहीं दी जाती है। तो अब इस वक्त तक जब तक ISPR की तरफ
तरफ से या फौज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे टीवी चैनल्स को परमिशंस नहीं मिलेंगी, तब तक वो इस खबर को लेकर नहीं आएंगे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना लाचार और कितना बेबस है कि एक इतनी बड़ी खबर जिसको सारी दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान के शहर कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है जिसमें अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की, 8 लोगों की जाने का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस खबर को दिखाने में नाकाम रह रहा है और अभी तक इस बारे में कुछ भी जो है वो बताया नहीं जा रहा। बहरहाल अंदाज जो है वो कहा जा रहा है, कभी टीटीपी का नाम लिया जा रहा है तो कभी बीएलए के बारे में कहा जा रहा है कि जी बीएलए वालों ने किया है, तो कभी कहते हैं जी टीटीपी का लग रहा है। वैसे फितनउल खारिज जो स्टेटमेंट एक आई है उसमें कहा यह जा रहा है कि जी फितनउल खारिज जो है उन्होंने ये अटैक किया। तो फितनउल खारिज तो पाकिस्तान में सभी को कहा जाता है, यानी कि ये बात तो हम टीटीपी के लिए भी कहते हैं और यही बात तो हम बीएलए के लिए भी कहते हैं, यानी दोनों को ही यही टाइटल दिया गया। जमातुल अहरा, ये जमातुल अहरा के लोग जो कि कहा यह गया है कि 2014 में टीटीपी से अलग हुए थे और ये अलग जमात बनी थी और इसको भी एक तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशन ही बोला जाता है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये अभी तक ये जिम्मेदारी ली है, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इस जमात की तरफ से या इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें बताया यही जा रहा है कि जी इन्होंने कहा है कि जी ये जो अटैक हुआ है कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर यूनिवर्सिटी रोड कराची में जो अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है वो इस जमात यानी कि जमातुल अहरा के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये अटैक जो है वो किया है। अभी जब तक के कंफर्मेशन ना आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जाहिर है कि किसी को ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल जो अंदाज है वो ऐसा ही है कि जिससे लग ये रहा है कि टीटीपी या फिर बीएलए की तरफ से हो सकता है। वैसे बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये जो जैसे स्टाइल से अटैक किया गया है इससे टीटीपी कम करती है और बीएलए के लोग ज्यादा करते हैं। कई लोग इसको डॉक्टर मारंग बलोच को जो सजा सुनाई गई है उसके साथ अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने हालिया इंटरव्यू में Pakistani and Qatari systems, they don't quite have the First Amendment and freedom of the press. पाकिस्तान में क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है इसलिए वहां पे मीडिया आजाद नहीं है, प्रेस आजाद नहीं है। पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए गए हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह प्रेस की आजादी नहीं है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और इन्हें बताया गया कि आप एक टिश्यू पेपर है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छी तरह हमारा गंद उठाएंगे तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत रहेगी, आप हमारी जेब में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने काम ना किया तो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। भारत G7 का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। अब वो 50 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं बरतानिया के, जब वो ये कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है इसको संभालें आप, ये तशवीशनाक है। अच्छा, लोगों की लाशें नहीं दी जा रही। पॉसिबल है क्योंकि आप देखिए ना, भारत की इकॉनमी हो गई है $4 ट्रिलियन की, तो एक मेजर इकॉनमी तो है। जीडीपी उनकी बहरल 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और वो तरक्की भी आगे भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन का GSP+ स्टेटस इस चीज की डिमांड करता है कि आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। और 7 मिनट की मुलाकात भी हुई है। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप लोगों पे या इंडिया पे कोई अटैक हुआ तो वो भारत का साथ देंगे, लेकिन जब तक पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक। तो सर ये मोदी जी की अचानक से इतनी तारीफ जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या रीजन है? इसलिए कि कुछ दिनों से तो काफी एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा था, तो अब अचानक से जो तारीफ शुरू हुई है आपके ख्याल से वो क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो छोटा मोटा मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये सीखा है कि अगर आप सो कॉल्ड दूसरे को तोड़ ना पाओ या अपने साथ जोड़ ना पाओ तो आप उसके साथ जुड़ जाओ। दिस इज अ वेरी गुड डिप्लोमेसी। मुझे लगता है कि ईरान वॉर ने शायद अमेरिका को एक बात तो सिखा दी कि कंट्रीज उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर वॉर जैसी सिचुएशन है। भारत के मामले में भी
यूएस ने ये जरूर देख लिया कि इंडिया को टैरिफ के ऊपर झुकाया नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, ऊंचा नीचा किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप इंडिया को या इंडिया जैसी कंट्री को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। जैसा कि समझा गया था कि टैरिफ आ गया तो समझ लो बम फट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इकॉनमी तहस नहस हो जाएगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी वगैरह। सो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ये रियलाइज जरूर कर रहे होंगे, उनके एडवाइजर्स भी, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने तो शुरू से कहा था कि जनाब ये आप टैरिफ वाला जो चक्कर चला रहे हो ये आप कुछ अच्छा नहीं चला रहे हो, और इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में वो ये वाला केस हार भी गए और काफी हद तक टैरिफ रिलेटेड कंट्रीज को उन्हें रिफंड भी करना पड़ेगा। ऐसा अभी तक की सिचुएशन है, वो करें या ना करें। बात निकल कर आती है कि तारीफ कर रहे हैं या, मुझे तो आज तक कभी भी ट्रम्प ये बोलते नहीं सुने गए कि भारत या मोदी खराब है, दुनिया के लिए खराब है, उनके लिए खराब है, या किसी के लिए भी खराब है। हमारे और उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ दो जगह लोगों ने इंटरप्रेट की है, दुनिया ने इंटरप्रेट की है। एक है कि यस उन्होंने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया, और उन्होंने ये भी देख लिया और दुनिया ने कि अगर एक कंट्री एडमेंट हो जाए कि नहीं जी हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूएस कहता है उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सो कॉल्ड डिफरेंस दिखा, और दूसरा दिखा टैरिफ पर। इसके अलावा दुनिया की ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे डिफरेंसेस दिखे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन डिफरेंसेस के बावजूद, और पहले तो यही बात होगी कि वो डिफरेंसेस क्या है। सो मेरा आकलन कहता है टू इंटेलिजेंट माइंड ऑलवेज डिस्कस थिंग्स, दे मे नॉट थिंक अलाइक। हमारी और उनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। दो इंटेलिजेंट माइंड का यही होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया दिन में कि रात है और रात में दिन है, तो हमने भी कह दिया दिन में रात है और दिन में रात में दिन है। सो ऐसा नहीं। और मुझे लगता है कि वो बड़ा मतलब इस बात को शायद समझ रहे होंगे और उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी को ब्रेक करना मुश्किल है, तो मोदी को अपने साथ चलाओ। उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी के होते हुए सरकार में भारत को किसी भी बात के ऊपर दबाव लाकर नीचे करना इम्पॉसिबल होगा, शायद वो भी उन्हें दिख रहा होगा। आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग, जो एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी सी कहावत है कि मेक्स थिंग्स मोर सिंप्लीफाइड सो दैट पीपल कैन परफॉर्म बेटर। बड़ी सिंप्लिसिटी की बात है। आरजू काजमी साहिबा सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। अगर बोलूंगा तो जायज बात है, सुंदर आरजू साहिबा मेरे से अच्छे सवाल पूछेंगी, सरल सवाल पूछेंगी। अगर डिफिकल्ट तरीके से मैं पेश आऊंगा तो वो भी डिफिकल्ट सवाल पूछेंगी। टिट फॉर टैट वाली बात हो जाएगी। लेकिन तो लेकिन सर वो तो चाइना की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। चाइना की और अमेरिका की तो कभी नहीं बनी। चले आप यहाँ तो हमेशा से रही है, थोड़ी बहुत बीच में टेंशन हो गई थी, लेकिन चाइना के साथ तो हमेशा का उनका एक कंपटीशन रहा है। और ऐसा वो चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसे उन्होंने इनवाइट भी किया है, अमेरिका विजिट का भी कहा है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं आपको क्या ईरान की वजह से? देखिए बड़ी सीधी बात करें तो जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रही हैं, जहां उनसे पूछा गया था कि वर्ल्ड के कोई वो लीडर्स बताइए जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये है वो है, तो उन्होंने पहला मोदी का नाम और दूसरा चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों को वो अपने साथ चलाना